Welcome to the e-learning platform of Cambridge International School, the SUA. This session is for the subject of accountancy for grade 12th commerce. This is Kamaljit Sharma, PGT Accountancy, teaching accountancy for grade 11th and 12th in Cambridge International School, the SUA. Students, today we will continue our chapter number 8, that is accounting for partnership firms, dissolution of firm. In this chapter, we will cover the topics like meaning of dissolution of firm, difference between dissolution of a partnership and dissolution of a firm, modes of dissolution of firm, procedures for settlement of accounts, difference between firm's debt and private debts, accounting entries at the time of dissolution of firm, difference between revaluation account and realization account, and preparation of realization account, partners capital account, and bank account. सो अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज से। जर्नल एंट्रीज सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी अकाउंट्स ओपन है उनको क्लोज करना है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन सबसे पहले हम एसेट्स को क्लोज करेंगे। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑल द रिकॉर्डेड एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एक बात ध्यान रखनी है आपने, इस चैप्टर में गुडविल की कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरह से हम बाकी एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन सब की ट्रीटमेंट करेंगे, वैसे ही गुडविल की ट्रीटमेंट भी होगी। गुडविल की कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। सो इंक्लूडिंग गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट किसको छोड़ना है हमने? कैश बैलेंस को या बैंक बैलेंस को, क्योंकि कैश या बैंक बैलेंस जो भी होगा उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपने क्लोज नहीं करने हैं। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस हो एसेट साइड में लिखा हुआ, वो भी आपने क्लोज नहीं करना। कहने का मतलब जो प्योर एसेट्स हैं लाइक स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्रीपेड एसेट एक्सपेंसेस लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया या एक्रूड इनकम, इस तरह की सारी एसेट्स को क्लोज करना है। और अकाउंट्स इन सबको किस में क्लोज करना है? रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करना है। मतलब हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे विच इज कॉल्ड रियलाइजेशन। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने पिछले चैप्टर्स में बनाया, इसमें बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने इसको क्लोज करना है, और जिस वैल्यू पे ये जो भी एसेट्स होंगी वो बैलेंस शीट पे जो अपीयर कर रही होंगी वही लिखनी है। मतलब अगर बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू 20,000 लिखी है तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 20,000 रुपए। सो इस तरह से सारी एसेट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली, सबका अलग अलग लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सारी एसेट्स का टोटल करके और एक ही अकाउंट में ऐसे लिख दें, ऐसा नहीं होगा। आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। आप चाहे तो हर एंट्री को अलग अलग लिखें, रियलाइजेशन टू स्टॉक, रियलाइजेशन टू डेटर, और चाहे तो आप एक कंबाइन एक ही एंट्री कर दें, realization account debit to stock account, realization account debit, realization account debit to stock, to debtor, to building, to machine, to plant, to furniture, ये सब एक ही एंट्री भी आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या खास चीजें जो ध्यान रखनी है कि देखो क्या लिखा है, पहला पॉइंट, एन एसेट अगेंस्ट विच अ प्रोविजन और रिजर्व हैज टू बी क्रिएटेड शुड बी ट्रांसफर्ड एट इट ग्रॉस फिगर एंड नॉट एट नेट फिगर। फॉर एग्जांपल डेटर्स, जैसे डेटर्स के केस में क्या होता है, अगर डेटर्स लिखे हैं 20,000 रुपए, लेस प्रोविजन 1,000 रुपए, और उसके बाद 19,000 रुपए बाहर लिखा हुआ है,
आपने क्या करना है, आपने डेटर्स को ओरिजिनल वैल्यू पे ट्रांसफर करना है 20,000 के ऊपर, प्रोविजन नहीं करना है, प्रोविजन डिडक्ट नहीं करना है, आपने ओरिजिनल जो ग्रॉस वैल्यू होगी उसके ऊपर। इसी तरह से प्रोविजन है रिजर्व अगेंस्ट अ लायबिलिटी इज अ सेपरेट अकाउंट एंड दस इट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट सेपरेटली लाइक अदर एसेट। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, अगर लायबिलिटी साइड में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया हुआ है तो वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में सेपरेटली लिखेंगे, हर अकाउंट को सेपरेटली आपने क्लोज करना है। और लास्ट पॉइंट लिखा है कि बैलेंस एट बैंक इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक का बैलेंस जो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा वो आप कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक जो है वो कभी रियलाइज नहीं होता। वो हम अल्टीमेटली तो बैंक या कैश अकाउंट में सारी एंट्री क्लोज करेंगे, अपना सारा हिसाब किताब मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी मींस जो प्योर आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, लोन्स हो गए, बैंक लोन हो गया, ये कोई भी हो गया, मतलब अदर देन पार्टनर्स कोई भी चीज जो है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से रिलेटेड कोई चीज है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्लोज करनी है। तो एंट्री होगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन इंडिविजुअली लाइक एसेट्स, वैसे ही सब अलग अलग लिखनी है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, sundry sorry bills payable account debit, then outstanding salaries account debit, accrued advancing commission account debit, सारी चीजें डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें क्या खास पॉइंट ध्यान रखने हैं, अ लायबिलिटी अगेंस्ट विच अ प्रोविजन और रिजर्व हैज बीन क्रिएटेड शुड बी ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस फिगर। वैसे ही सेम जैसे क्रेडिटर्स में से अगर हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लेस कर रखा होगा बाई चांस, तो हम वो क्रेडिटर भी ओरिजिनल वैल्यू पे लिखेंगे, उसके प्रोविजन को ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे। मतलब देखो अब समझना आप यहाँ पे ध्यान से कि अगर डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करके लिखा हुआ है तो आपने लिखना है, सपोज करो डेटर्स हैं 20,000 रुपए के, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 रुपए का, तो आपने लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 20,000 रुपए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन 1,000 रुपए, मतलब उसके ऑपोजिट साइड। डेटर्स को आपने क्लोज करना है अलग से, प्रोविजन को अलग से क्लोज करना है। ऐसे ही यहां पर लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स को अलग से क्लोज करना है और उनके प्रोविजन को अलग से क्लोज करना है, जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर कोई मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट के ऊपर भी अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन का, तो वो भी इस तरह से सेपरेटली लिखना है। देन द पोर्शन दैट पोर्शन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ फंड विच रिप्रेजेंट अ लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर शुड आल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की तो आप ट्रीटमेंट एक बार समझ ही लो सीधे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो आउटसाइडर का पैसा है, उसे आपने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है। और जितनी भी पेमेंट के बारे में, अगर उसके बारे में लिखा है कि कितनी पेमेंट की, अगर तो बताया गया है तो उतनी पेमेंट कर दो, अगर बताया नहीं गया तो फुल पेमेंट्स टू बी मेड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा है, इट हैज टू बी रिटर्न्ड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्योंकि एम्प्लॉइज का पैसा है वो तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में अगर कोई लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके, और उसके अगेंस्ट कोई अगर लायबिलिटी डिटरमाइन होगी तो उसकी हम पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही लोन फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ ए पार्टनर इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब पार्टनर का लोन इंटरनल लायबिलिटी है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। बट पार्टनर का कोई रिलेटिव अगर है तो, जैसे पार्टनर की वाइफ, पार्टनर का ब्रदर, पार्टनर का फ्रेंड, कोई और भी रिलेटिव अगर लिखा है, ये सब लोग क्या होंगे, आउटसाइडर्स होंगे। तो आउटसाइडर की लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर करनी ही करनी है। और क्योंकि इनकी पेमेंट हमें आउटसाइडर्स की तरह करनी है। नो डाउट लोन फ्रॉम पार्टनर इज हैविंग प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ओवर द रीपेमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ कैपिटल। कहने का मतलब इस बात का यह है कि अगर सब कुछ, देखो बेसिकली डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, सारी एसेट्स को बेच दो, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दो, अगर पैसा बचेगा तो पहले, सबसे पहले, मतलब सारी आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक लोन, फ्रेंड लोन, वाइफ लोन, सबको पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा तो फिर पार्टनर का अगर कोई लोन है तो उसकी पेमेंट होगी, और अगर किसी पार्टनर का कोई लोन नहीं है तो फिर उनकी कैपिटल का पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन एसेट रियलाइज इन कैश, मतलब एसेट तो अब आपने क्लोज कर दिए अकाउंट सबके, तो अब जो कुछ भी लेन देन होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होगा। तो अगर एसेट कैश में रियलाइज हो गई तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिख दो, अगर लिखा है चेक मिला है तो बैंक टू रियलाइजेशन लिख दो।
ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर कोई एसेट कोई पार्टनर टेक ओवर करता है, फॉर एग्जांपल आप और मैं पार्टनर है और मैं कहता हूं कि ये मशीन जो है वो मुझे दे दो, तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी कंसर्न पार्टनर होगा मेरा नाम आ जाएगा टू रियलाइजेशन। अब एसेट का अकाउंट नाम दोबारा से नहीं लिखना, क्योंकि एसेट तो हम क्लोज कर चुके हैं। सो ध्यान से देखो, एंट्री नंबर 3, अगर एसेट कैश में रियलाइज हो गई तो कैश टू रियलाइजेशन, अगर चेक मिला है तो बैंक टू रियलाइजेशन, ये तो रियलाइजेशन की एंट्री हो गई। उसके बाद अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। और एक इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान से देखो, when the asset are given away to any of the creditor toward the full or partial payment of his dues, तो एंट्री ही नहीं करनी। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि मान लो हमने किसी के 5,000 रुपए देने हैं और वो हमारे बिजनेस की 5,000 रुपए की वर्थ की या कोई भी कम वर्थ की या ज्यादा वर्थ की कोई एसेट उसकी फुल सेटलमेंट में ले जाता है। मतलब ये कि उसने हमसे पैसे लेने थे, लाइबिलिटी थी हमारी, वो हमारी कोई एसेट ले जाता है और कहता है तुम्हारा मेरा हिसाब किताब खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट हो गई। इन दैट केस नो जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड, ना तो हम उस लाइबिलिटीज की पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, ना ही एसेट को रियलाइज करने की एंट्री करेंगे। और देखो क्या लिखा है, फर्म्स एसेट्स व्हिच आर नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स आर कॉल्ड फर्म्स अनरिकॉर्डेड एसेट, वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट इज व्हेन लायबिलिटीज पेड इन कैश, तो एसेट की उल्टा रिवर्स एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। और अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं एज्यूम कर लेता हूं, तो उस पार्टनर के अकाउंट में हम पैसे डाल देंगे, वो अपने आप उस लायबिलिटीज को पे ऑफ करता रहेगा। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को मतलब जो नहीं रिकॉर्ड हुई वो अनरिकॉर्डेड लिखेंगे। नेक्स्ट इज ऑन पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म खुद पे करेगी तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। When a partner is allowed to some commission or remuneration for the dissolution expenses, हमने किसी पार्टनर को बोल दिया कि ये लो इतने पैसे और तुम उसमें से सारे खर्चे कर दो, तो सिंपल सी बात है, हम उस अकाउंट पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसमें से वो डिसोल्यूशन का मतलब बिजनेस को क्लोज करने का जितना भी खर्चा होगा वो करता रहेगा, जो बाकी बच गए वो अपनी पास रख लेगा, और अगर कम पड़ गए तो वो खुद देगा। कहने का मतलब ये पहले से ही एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई डिसोल्यूशन का 5,000 रुपए जो है हम इस पार्टनर को दे देंगे, इसने में ये सारा काम करेगा। अब वो ज्यादा में कर ले कम में कर ले, ये उसकी हेडेक है। और देखो क्या लिखा है, इफ द पार्टनर विथड्रू द सेम अमाउंट फ्रॉम द फर्म्स बैंक, अब हमने अलाउ तो कर दिया, उसके अकाउंट में डाल दिया, अगर वो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है तो हम उसको उसकी ड्राइंग्स मानेंगे और उसकी एंट्री क्या होगी, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और इफ इट इज अज्यूम्ड दैट एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पर्सनल या प्राइवेट फंड, तब हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। मतलब हमने उसके अकाउंट में एंट्री में पैसा डाल दिया, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब हमने 5,000 उसके खाते में डाल दिया। अब अगर वो उस अकाउंट में से पैसे निकालेगा तो हम ऑब्वियसली उसकी ड्राइंग्स ट्रीट करेंगे, और अगर नहीं करेगा, वो उसी अकाउंट में पड़ा रहने देता है, तो कहने का मतलब उसने एक्चुअल में जो खर्चे हैं वो अपनी पॉकेट से खर्च कर लिए होंगे, वो जब भी उसका फाइनल हिसाब किताब होगा उसके कैपिटल अकाउंट का, उसमें वहां पर ट्रीटमेंट उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होता है तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस हो जाएगा तो ऑल पार्टनर टू रियलाइजेशन, ये दोनों ही एंट्री ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड किया जाएगा। जब पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, कंसर्न पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस, हिज लोन शुड बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब कम पड़ रहा है, तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम उसको लोन का पैसा लौटाएंगे और उसको कहेंगे कैपिटल का पैसा हमें जो कम पड़ रहा है वो दे दो, नहीं। इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ ए कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, हम उसके लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देंगे। उसकी एंट्री देखो क्या होगी, कंसर्न पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यह एंट्री आ गई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की, सेम बाकी चैप्टर्स की तरह, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अगर करंट अकाउंट, इफ इन केस ऑफ ऑन ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस इन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट, और अगर करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री नेक्स्ट लिखी हुई है। ऑन मेकिंग पेमेंट टू और बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का पैसा जो है वो कम पड़ रहा है तो वो पैसा लेके आएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब कि अब ऑब्वियसली क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का कैलकुलेशन होगा। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो उसे पैसा लाना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट अगर कम पड़ रहा है, सॉरी ज्यादा आ रहा है, तो वो पैसा वो विड्रॉ कर लेगा पार्टनर, जो भी एक्सेस अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा उसके द्वारा। अब आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने पहले ही बताया कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है,
सेम लाइक अदर एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो एसेट्स को, और बाद में अगर वो गुडविल बिक जाती है मींस रियलाइज हो जाती है तो आप कैश टू बैंक, और अगर नहीं रियलाइज होती तो ये सेकेंड एंट्री नहीं करेंगे। और अगर कोई गुडविल कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो उसकी एंट्री कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब एक बार फिर से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, रिजर्व्स प्रोविजंस अगेंस्ट एनी एसेट शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बट नो एंट्री शुड बी मेड फॉर द पेमेंट ऑफ सच रिजर्व या प्रोविजन। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है डेटर्स के ऊपर, वो अब डेटर्स जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखेंगे टू डेटर्स, क्योंकि जनरल एंट्री थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो प्रोविजन उसके ऑपोजिट साइड में लिख देंगे। मतलब डेटर की ट्रांसफर करने की एंट्री होती है सन्ड्री डेट रियलाइजेशन टू सन्ड्री डेटर, तो प्रोविजन की क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन। बट ऐसे किसी भी प्रोविजन या रिजर्व की आपने पेमेंट नहीं करनी, ना तो इसके बारे में कुछ लिखा होगा और ना ही इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, ये तो हमारे ही प्रॉफिट का पार्ट है जो हमने बचा के रखा हुआ है। और सिमिलर ट्रीटमेंट शुड बी फॉलोड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन रिजर्व्स, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व या कंटीजेंसी रिजर्व। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज नॉट अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट देन इट इज appropriate to transfer GLP reserve in the credit side of partners capital account। वैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी शायद कोई क्वेश्चन आपकी बुक में होगा नहीं, ये पुराना एक ट्रीटमेंट था जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको ध्यान से करेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली सारे पार्टनर्स की जॉइंट लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है, जॉइंटली इंश्योरेंस हो जाता है उनका। तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है आपके पास तो ऑब्वियसली जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी होगी, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, जेएलपी रिजर्व को इसके ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। और अगर जेएलपी एसेट साइड में नहीं है तो जेएलपी रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में भी यही है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी डिटरमाइन हुई तभी आप उसे रियलाइजेशन में डाल दो, अदरवाइज उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ऐसे ही जनरल रिजर्व कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। Now we will start our topic for the day, that is preparation of realization account, partners capital account and cash or bank account, whatever is required. So let us start with the realization account. So this is the format of a realization account. अब हम इसको समझेंगे डिटेल में। अब आप देखो, सो लेट अस स्टार्ट विद रियलाइजेशन अकाउंट। अब आप एक बार देखो कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी लायबिलिटीज होती हैं और राइट हैंड साइड पे हमारी एसेट्स होती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी एक तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड। सबसे पहले जितनी भी लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड पे आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं वो सारी आप क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। आप याद करो जो जनरल एंट्री मैंने सिखाई लायबिलिटीज क्लोज करने की, उसकी जनरल एंट्री क्या मैंने आपको बताई कि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब आप उसको क्लोज करेंगे तो लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे, तो जनरल एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट मींस लायबिलिटीज अकाउंट में तो डेबिट में आएगा बट रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लायबिलिटीज आएगा। तो अब आप ये बात देखो, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, बाय लायबिलिटीज लिखा हुआ है। तो अब आप एक तरीके से अगर आप एंट्रीज याद नहीं भी कर पाते हैं तो आप एक बात समझें कि जो भी प्योर लायबिलिटीज हैं, जैसे यहां पर एक बिल्स पेबल है और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स है, अब ये दोनों की दोनों लायबिलिटीज आपने क्रॉस साइड पे ट्रांसफर कर देनी है। मैंने इनको यहां पर ट्रांसफर कर दिया, यहां पर बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। देखो क्लियरली लिखा है एक्सक्लूडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से बनेगा। लोन फ्रॉम पार्टनर उसकी ट्रीटमेंट अलग से होगी। रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ही नहीं। रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये सब कहां चले जाएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब आप देखो मैंने यहां पर रिजर्व फंड जो है इसको छोड़ दिया और किसको छोड़ दिया, तीनों की तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को छोड़ दिया यहां पे। अब आप एक बार देखो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है,
टू सन्ड्री एसेट एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक, क्योंकि कैश और बैंक का अकाउंट बनेगा। फिक्टिशियस एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स है ही नहीं, फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉसेस, सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स टू पार्टनर, ये सारी चीजें आपने जो है, ये सब जो चीजें लिखी हुई हैं, ये सब चीजें आपने छोड़ देनी है। इनके अलावा जो प्योर बेसिकली सन्ड्री एसेट्स हैं वो सब, फॉर एग्जांपल जैसे डेटर्स हो गए, जैसे स्टॉक हो गया, जैसे मोटर वैन्स हो गई, जैसे फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, और फैक्ट्री बिल्डिंग्स होगी। ये सारी की सारी जितनी भी एसेट्स यहां पर आपको नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी एसेट्स मैंने यहां पर इस तरह से इस तरफ क्रॉस कर देनी है। यहां मैंने इसको लिख दिया। अब मतलब लेफ्ट से राइट में लाइबिलिटीज चली गई और राइट से लेफ्ट में एसेट्स चली गई। अब एसेट्स में एक बात आप देखो, यहां पर मैंने क्या छोड़ दिया, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने प्रोविजन का नाम नहीं लिया। प्रोविजन जो है डेटर्स की में से डिडक्शन की वैल्यू जो है प्रोविजन की डेटर्स में डिडक्ट करके दिखाई जा रही है। अब आप इसको जब इस तरह से डेटर्स को नेट वैल्यू पे ये जो वैल्यू है ये नहीं लिखोगे। ये क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू जो है ये हमने लिखनी है, क्योंकि प्रोविजंस हम किसी को पे थोड़ा, ये तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हम एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर लेते हैं कि हमें डाउट है कि हो सकता है इतने पैसे हमें ना मिले, पर वो पैसे अगर हमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो बात की बात है। हमने प्रोविजन बनाया और उसको कहीं राइट ऑफ नहीं किया, इट मींस बेसिकली ये एक लायबिलिटी नहीं है और ना ही कोई प्योर एसेट है। ये हमने जैसे कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन या रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स को हमने ओरिजिनल ग्रॉस वैल्यू पे यहां पर ट्रांसफर कर देना है, और जो प्रोविजंस होंगे वो हमारे ऑपोजिट साइड में, ये देखो लिखा हुआ है बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट, ये वाले प्रोविजन की बात हो रही है यहां पर। सो ये हमने यहां पर ये वाला प्रोविजन लिखा। इसके अलावा नेक्स्ट इज कि हमारी कोई भी प्रोविजन ऑन एनी लायबिलिटी, अगर बाई चांस यहां पर क्रेडिटर्स में से प्रोविजन लेस करके दिखाया होता तो वो हम यहां पर लिख देते, मतलब ऑपोजिट साइड पे हमने क्रॉस करना है। अब लायबिलिटी साइड एक बार चेक करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज लिख दी हमने, रिजर्व फंड लिखना नहीं है, कैपिटल लिखनी नहीं है, इधर कैश एट बैंक लिखना नहीं है, डेटर्स लिख दिए, उसके अगेंस्ट प्रोविजन भी हमने लिख दिया, देन स्टॉक, मोटर वैन्स, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब हमने लिख दी। उसके बाद अब आप देखो ये एसेट्स जब यहां पर हमने लिखी हुई है, ये सारी की सारी एसेट्स, इन एसेट्स को अगर तो कैश में रियलाइज हो जाती हैं तो ये देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट में ही कहां लिख दी हमने, क्रॉस साइड में, मतलब ऑपोजिट साइड पे। और ऐसे ही अगर लायबिलिटीज जो है उनकी अगर पेमेंट हम कैश में करते हैं तो वो हमने यहां पर लिख दी, देखो क्रॉस साइड में, ये हमने यहां पर बेसिकली क्रॉस होंगी सारी एंट्रीज। डिसोल्यूशन का मतलब ही है कि सारे अकाउंट को क्लोज कर देना। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी क्योंकि पैसा आ जाएगा, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो यहां। अगर किसी एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया तो यहां पार्टनर का नाम आ जाएगा, बेसिकली बिजनेस के लिए तो वो रियलाइजेशन ही हो रहा है, बट क्योंकि वो पार्टनर ले जा रहा है पैसे नहीं दे रहा है इसलिए कैश नहीं लिख रहे हम। और उसके बाद अगर कोई लायबिलिटीज है तो वो पार्टनर यहां पे। इसके अलावा कोई भी और एंट्री जिससे एक्सपेंस लॉस की बात आएगी वो डेबिट साइड में चली जाएगी हमारी, और अगर किसी से इनकम आएगी तो वो हमारा क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। वो अगर तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट है तो पहले करंट अकाउंट आप बना देंगे, और अगर क्या कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और इफ अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि आपकी अगर डेबिट साइड ज्यादा आ जाती है, डेबिट साइड ज्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहे लॉस कुछ भी हो, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम इसके बाद चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। अब आप अगले क्वेश्चन इसमें देखो कि जो फॉर्मेट में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वहां बैलेंस शीट में देखो हमने इस साइड पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट छोड़ दिया था, वो हम यहां से यहां ले आए। अगर किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस होगा तो वो एसेट साइड में से हम यहां से यहां ले आएंगे। इसी तरह से लायबिलिटी साइड में हमने रिजर्व छोड़ दिया था, वो रिजर्व यहां पर आ जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड वो होगा तो वो लिख देंगे हम। ऐसे ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होगा तो वो वहां से यहां पर चला आएगा। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अगर इस तरफ एसेट साइड में दिया हुआ है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस होगा तो वो यहां पर इस तरफ आ जाएगा इन दोनों के फॉर्म में। या तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा होगा, कैपिटल लॉस लिखा होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस लिखा होगा, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें लिखी होंगी। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर कोई एसेट टेक ओवर की, याद करो इधर से एसेट थी वो इधर टेकन, इस तरफ टेकन ओवर ही,
यहां से एसेट इधर टेकन ओवर हुई, तो अगर इधर आई रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट से वो क्रॉस एंट्री कहां चली जाएगी, वो यहां पर चली जाएगी टू रियलाइजेशन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। और अगर इधर से है तो लाइबिलिटी टेकन ओवर हुई है, तो वो यहां से यहां आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट है तो वो हमने यहां लिख देना है, रियलाइजेशन का लॉस है तो वो हमने यहां लिख देना है। अगर इफ द क्रेडिट साइड एक्सीड द डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब पार्टनर्स का पैसा फालतू में बचा हुआ है, वो पार्टनर पैसा विड्रॉ कर ले जाएंगे, एक्सेस जो उनका पैसा होगा वो पे हो जाएगा, मतलब फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी। एंड इफ द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ेगा अपने अकाउंट को क्लोज करने के लिए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। एक सिंपल सा फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने एक बार रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उसके बाद लास्ट इज योर कैश अकाउंट। कैश और बैंक में क्या करना है, रियलाइजेशन की कोई एंट्री अगर उधर इस तरफ लिखी है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो इस तरफ डाल देंगे। अगर रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखी है तो वो इस तरफ डाल देंगे। इसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड साइड यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरफ कैश का कहीं नाम है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। और इसी तरह से अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में कहीं नाम है तो वो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। कहने का मतलब ये कि बैंक अकाउंट बेसिकली लास्ट में दोनों अकाउंट का क्लोजर है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है बैंक बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक का बैलेंस है वो इस तरफ, और अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो इस तरफ। ऑब्वियसली बात है, अगर पैसा आएगा बिजनेस में तो वो सारा का सारा किधर जाएगा, डेबिट साइड में, डेबिट विट कम्स इन। और अगर पैसा जाएगा बिजनेस से, जा रहा है, तो वो कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। देखो लाइबिलिटीज पे की तो पैसा गया, एक्सपेंसेस पे गए, पे किए, पैसा गया, पार्टनर के लोन की पेमेंट की, वो यहां पर पैसा गया। और अगर एक्सेस कैश पार्टनर्स को पे किया तो वो पैसा गया। इधर क्या, एसेट रियलाइज करने से पैसा आया, वो इस तरफ आ जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने कोई पैसा बिजनेस में लेके आया वो, तो वो यहां आ जाएगा। बेसिकली बाकी चैप्टर्स में जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, उसी तरह से इस चैप्टर में आपका क्या मैच करना चाहिए, आपका टोटल ऑफ कैश या बैंक अकाउंट जो भी आप बना रहे हैं वो जो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं। तो इस तरह से आप नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बताने की, एक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे उन सबको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए, वो जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको अभी तक आपको सिखाए गए हैं उन सबको अप्लाई करके एक क्वेश्चन में करके दिखाया जाएगा, एक इलस्ट्रेशन आपको करके दिखाएगी। टिल देन आपने क्या करना है, सारी एक बार जर्नल एंट्रीज अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द होल सिलेबस। पूरे चैप्टर का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है बेसिकली डिसोल्यूशन, सबसे इजीएस्ट। तो 6 मार्क्स का जो सिलेबस आपका इसमें से वो क्वेश्चन जो आएगा वो आप इसमें से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो ये आपने पिछले नेक्स्ट लेसन तक आपने इसको अच्छे से जर्नल एंट्रीज रिवाइज करके रखनी है, और ये तीनों की तीनों फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको सिखाए वो आपने करके रखनी है अच्छे से। अब हम आते हैं कंक्लूजन ऑफ दिस लेसन। अब हमने इस सेशन में क्या सीखा हमने, कि फॉर्मेट जो जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी लेजर्स थे, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, इन सबके फॉर्मेट हमने सीखे। बेसिकली जनरल एंट्रीज को यूज करके वो लेजर कैसे बनाए जाएंगे वो हमने इसमें एक तरह से सीखने की कोशिश की। आप जनरल एंट्रीज और तीनों फॉर्मेट इनको एक बार अच्छे से इस गो थ्रू हो जाइए, ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आए। रिमेंबर, दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द टॉपिक पार्टनरशिप। टोटल जो 8 चैप्टर हैं आपके पार्टनरशिप के, उसमें सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अगर आपको इससे पहले वाले कोई भी चैप्टर नहीं आते होंगे तो भी आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे, सिर्फ एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैश अकाउंट, मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेजर और जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए, आप ये चैप्टर इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। अब आज का होमवर्क जो है आपका वो बस इतना ही है कि आप जितनी भी एंट्रीज आप लोगों को इस सेशन में बताई गई, इस लेसन में जितनी भी एंट्रीज आपको बताई गई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, एक बार लिख के देखें अपनी क्लास वर्क नोटबुक में, और उनको बाय हार्ट एकदम लर्न करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट टाइम में जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, dear students, to stop the COVID-19 stay home,
if you don't think about yourself, think about your loved ones. So stay home, please, but study regularly.